गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का क्लास, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको बोर्ड एग्जाम देना है, यानी जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप चाहते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आप अच्छे से ऑब्जेक्टिव और शॉर्ट क्वेश्चंस को बना सके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि आज कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोग एक्सप्लेनेशन के साथ डील करेंगे। तो आज का टॉपिक है मेरा विद्युत आवेश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और शॉर्ट क्वेश्चन जो कि या तो एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या उनके पूछे जाने की संभावना है। तो चलिए आज का लेते हैं पहला टॉपिक, पहला क्वेश्चंस। तो जैसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं कि स्थिर आवेश कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है, गतिशील आवेश कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश की स्थिति। क्या देखते हैं? विद्युत आवेश की स्थिति यानी स्टेट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो आपको बता देना कि विद्युत आवेश की दो स्थिति हो सकती है। हो सकता है कि आवेश स्थिर में हो और हो सकता है कि आवेश गति यानी मोशन में हो। तो जब आवेश स्थिर होता है यानी स्थिर आवेश की बात करें, यानी ऐसे आवेश जो विरामावस्था में है यानी रुके हुए हैं, यानी जिनमें समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता हो, तो ऐसे आवेश सिर्फ और सिर्फ यानी केवल विद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है। स्थिर आवेश यानी ऐसे आवेश जो विरामावस्था में है केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। इस बात को याद रखिएगा और नोट कर लीजिएगा। यानी जो स्थिर यानी विरामावस्था में जो आवेश रहेंगे वो केवल कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं? केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करते हैं। हमने बोला है कि विथ एक्सप्लेनेशन यानी पूरी व्याख्या के साथ क्वेश्चंस को समझेंगे, यानी एकदम तर्क के साथ। और दूसरा हो गया गति। तो गति में दो कंडीशन हो सकते हैं। हो सकता है कि वस्तु जब गति कर रही हो तो उसके पास त्वरण ना हो, और एक स्थिति होगा जब उसके पास त्वरण। तो जब वस्तु के पास त्वरण नहीं हो तो वस्तु के गति को समरूप गति कहते हैं। तो यहां पे मान लेते हैं कि आवेश के गति और गति में त्वरण नहीं, मतलब आवेश का जो त्वरण है वो कितना है? 0। तो उस समय गति को हम लोग क्या बोलते हैं? समरूप गति। क्या बोलते हैं? समरूप गति। समरूप गति का मतलब है त्वरण कितना होना चाहिए? 0। और जब आवेश समरूप गति से चलता है तो वह दो प्रकार के क्षेत्र को उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र तो उत्पन्न करेगा ही और साथ में चुंबकीय क्षेत्र को भी उत्पन्न करता है। समझने वाली बात है कि अगर आवेश स्थिर है यानी विरामावस्था में है तो सिर्फ विद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है, लेकिन जब वो वही समरूप गति से होता है तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को उत्पन्न करता है। और अगला है कि अगर गति में, यदि आवेश के गति में साथ में क्या हो? त्वरण हो यानी एक्सेलरेशन हो, यानी एक्सेलरेशन का वैल्यू 0 नहीं हो, नॉट इक्वल टू 0, मतलब कुछ वैल्यू होगा। तो जब त्वरण होगा तो आपका आवेश विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा, चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करेगा और साथ में बहुत सारी ऊर्जा उत्पन्न करेगा, और उसी ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग, यानी वेव फॉर्म में एनर्जी को रिलीज करेगा। यानी जब आवेश स्थिर होगा तो केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। अगर आवेश का त्वरण 0 हो और वह गति में हो तो वह विद्युत क्षेत्र और साथ में चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करेगा। लेकिन अगर आवेश त्वरण के साथ गति में हो तो वह विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करेगा, साथ में चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न होगा और साथ ही साथ ऊर्जा रिलीज होगा। यानी वो ऊर्जा किस रूप में होगा? उस ऊर्जा को हम लोग क्या बोलेंगे? विद्युत चुंबकीय तरंग। कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चंस है आज का
एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, एक स्थिर आवेश उत्पन्न करता है, बोलिए यहाँ पे आवेश स्थिर है तो वह कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करेगा? केवल विद्युत क्षेत्र या केवल चुंबकीय क्षेत्र या दोनों, यानी विद्युत क्षेत्र साथ ही चुंबकीय क्षेत्र या इनमें से कोई क्षेत्र नहीं? तो क्या होने वाला है आंसर आपका? तो अगर स्थिर आवेश है तो हम बोलेंगे कि केवल विद्युत क्षेत्र को उत्पन्न करता है। कैसे क्षेत्र को? केवल विद्युत क्षेत्र को। चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। एक नियत चाल के जगह वेग भी दे सकता है, एक नियत चाल से गतिशील आवेश उत्पन्न करता है, यानी आवेश गति में तो है लेकिन उसका त्वरण 0 है, तो कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करेगा? विद्युत क्षेत्र साथ में चुंबकीय क्षेत्र। कैसे क्षेत्र को उत्पन्न करता है? तो बोलिए विद्युत क्षेत्र और साथ में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों को ना, तो लिख देंगे विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है। अगर यही क्वेश्चन होता कि एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो क्या बोलते हैं हम लोग आंसर में? एक त्वरित आवेश उत्पन्न करता है तो क्या लिखेंगे आंसर में? विद्युत क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र प्लस चुंबकीय क्षेत्र और साथ में बोलिए चुंबकीय क्षेत्र प्लस ऊर्जा, और वह ऊर्जा किस फॉर्म में होगा? विद्युत चुंबकीय तरंग के रूप में। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, इसका एक्सप्लेनेशन भी समझ में आया होगा और आपको मजा भी आया होगा। तो चलिए देखते हैं इसी विद्युत आवेश से जुड़ी हुई कोई कुछ और महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। डियर स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे आवेश का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी जब कोई वस्तु आवेशित होती है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। यानी हम आज ये जानेंगे कि उसका द्रव्यमान घटेगा या बढ़ेगा कब? जब वस्तु को आवेशित किया जाएगा तब। तो पहले हम ये जानेंगे कि आवेशित वस्तु क्यों होता है, यानी वस्तु पर आवेश क्यों आता है। यानी आज का मेरा सोचने वाला प्रश्न ये होगा कि वस्तु पर आवेश क्यों आता है। तो चलिए क्यों का जवाब लेते हैं। यदि किसी पदार्थ से, क्या बोले, यदि किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है या पदार्थ को इलेक्ट्रॉन दिया जाता है तो पदार्थ पर आवेश उत्पन्न हो जाता है। अब यहां भी प्रश्न होता है कि सर प्रोटॉन क्यों नहीं निकाला जाता है। तो प्रोटॉन नाभिक में न्यूट्रॉन के साथ स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ, मजबूत ऊर्जा के साथ बंधे रहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन की बंधन ऊर्जा प्रोटॉन की तुलना में कम होती है, जिसके कारण आसानी से इलेक्ट्रॉन को निकाला जा सकता है या इलेक्ट्रॉन को दिया जा सकता है। तो प्रोटॉन को क्यों नहीं निकालेंगे या प्रोटॉन को क्यों नहीं जोड़ेंगे, ये बात तो आप समझ गए होंगे। आइए अब जानते हैं यहाँ पे कि कब प्लस और कब माइनस होगा। तो चलिए अगर हम बात करें कि आपको तो पता है कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक। तो प्लस कब होगा और माइनस कब होगा ये पिछले वीडियोज में हम लोग देख चुके हैं। लेक्चर 1 में ही हम बता दिए थे कि कैसे प्लस होता है और कैसे माइनस होता है, लेकिन एक छोटा सा मॉडल है, यहाँ देखते हैं। देखिए, अगर कोई विद्युत उदासीन पदार्थ है, अगर कोई विद्युत उदासीन पदार्थ है और आप इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हैं, यानी यदि पदार्थ को इलेक्ट्रॉन आप देते हैं तो इस पे कैसा आवेश होता है? ऋणात्मक आवेश, यानी नेगेटिव चार्ज। अगर पदार्थ से इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालते हैं तो उस पे कैसे आवेश आता है? प्लस आवेश। कैसे आवेश इस पे आ जाते हैं? प्लस आवेश। कब? जब इससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाला जाता है। और इस पे कैसे आवेश आ जाते हैं? माइनस आवेश। कब? जब इलेक्ट्रॉन को ऐड किया गया है। अब इसके प्रभाव को देखना है कि द्रव्यमान पर क्या होता है। तो चलिए, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के पावर माइनस 31 केजी। ये होता है इलेक्ट्रॉन का
द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है 9.1 × 10⁻31 kg। तो कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ेंगे तो इतना द्रव्यमान ऐड हो जाएगा। तो जब द्रव्यमान ऐड हो जाएगा तो ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान पहले वाले पदार्थ से क्या हो गया, अधिक हो गया। यानी जो सामान्य पदार्थ है उससे ऋणावेशित पदार्थ का द्रव्यमान अधिक होगा। और यहां पर चूंकि इलेक्ट्रॉन निकला है तो इतना द्रव्यमान इसमें घट गया, यानी धनात्मक वस्तु का द्रव्यमान सामान्य अवस्था के वस्तु से कम होगा। क्या होगा, कम होगा। तो आइए इस कॉन्सेप्ट से जुड़ी हुई कुछ बोर्ड क्वेश्चन देखते हैं जो कि पूछा हुआ भी है ये वाला क्वेश्चन, और ये पूछे भी जा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन है धनावेशित वस्तु का द्रव्यमान, यानी अगर वस्तु पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया है, घट जाएगा ना, क्योंकि जो सामान्य अवस्था का द्रव्यमान वो अधिक है धनावेशित से। तो क्या लिखेंगे, बोलो, वस्तु का द्रव्यमान घट जाता है। वस्तु का द्रव्यमान क्या हो जाता है, घट जाता है। अगर ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान बोले तो क्या होगा, ऋणावेशित का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऐड किया गया है, यानी इतना द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बढ़ जाना चाहिए। तो क्या होगा, यहाँ पे द्रव्यमान बढ़ जाता है। आवेशित वस्तु का द्रव्यमान, ऋणावेशित वस्तु का द्रव्यमान क्या होता है, बढ़ जाता है। लेकिन आपको 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। किस साल में, 2018 में पूछा गया था कि जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान, 4 ऑप्शन थे, बढ़ता है, घटता है, अचर रहता है यानी नियत रहता है, और बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो आपको पता है कि अगर धनावेशित होता तो बोलते द्रव्यमान घटता है, अगर ऋणावेशित होता तो बोलते कि द्रव्यमान बढ़ता है। लेकिन यहाँ तो आवेश की चर्चा ही नहीं है कि धनात्मक है या ऋणात्मक है, तो क्या बोलेंगे, घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। यानी इस स्थिति में आंसर हम कौन बोलेंगे, डी, क्योंकि आवेश के प्रकार की चर्चा नहीं है। और उम्मीद कर रहे हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो चलिए देखते हैं तीसरा ऑब्जेक्टिव। और अब देखेंगे हम लोग आवेश के मात्रक के बीच संबंध। जैसा कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, कूलॉम। और सीजीएस मात्रक में 2 प्रकार बताए थे, एक था स्थिर वैद्युतिकी मात्रक जिसको स्टैट कूलम, और तीसरा मतलब ESU का सीजीएस का दूसरा फॉर्म था EMU यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट यानी विद्युत चुंबकीय मात्रक, और ये था एब्सोल्यूट कूलम। तो इनके बीच के रिलेशन पे आधारित कुछ क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए आज इसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले रिलेशंस को। तो आपको पता है कि 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम होता है, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 × 10⁹ स्टेट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू कितना होता है, 3 × 10⁹ स्टेट कूलम, और 1 कूलम इक्वल टू होता है 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। 1 कूलम इक्वल टू कितना एब्सोल्यूट कूलम, 1/10, यानी कहने का मतलब है कि 1 एब्सोल्यूट कूलम होता है 10 कूलम के बराबर। ठीक है, तो इस तीनों को हम लिख सकते हैं एक साथ। तीनों को एक साथ क्या लिख सकते हैं, 1 कूलम इक्वल टू 3 × 10⁹ स्टेट कूलम इक्वल टू 1/10 एब्सोल्यूट कूलम। तो क्वेश्चन था कि 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है, 1 कूलम आवेश कितने ESU के बराबर होता है। ये बोर्ड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और ये पूछा था 2011 में। ये कब पूछा था, 2011 में पूछा था बोर्ड में। तो कैसे इसको क्या बोलोगे, कितना होना चाहिए। तो बहुत लोग आंसर 1 कूलम, सिंपल है ये। देखिए तो 1 कूलम इक्वल टू कितना स्टेट कूलम, इतना स्टेट कूलम।
सिंपल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहीं पे एक और क्वेश्चन है कि विद्युत आवेश का क्वांटक ईएसयू मात्रक होता है, यानी ईएसयू में बताना है आपको। किस में बताना है? ईएसयू में। तो इसके लिए 4 ऑप्शन है, पहले हम सॉल्व करके देखते हैं। ऐसे बहुत लोग इसको मार देंगे। -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ये इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, लेकिन किसमें? एसआई यूनिट में, और यहाँ पूछा है ईएसयू में। तो जल्दीबाजी करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पे अगर टाइम देते हैं तो क्वेश्चन आपका सही होगा। और हर एक नंबर का महत्व उतना ही है जितना आपके लिए 5 नंबर का महत्व है। तो ऐसा नहीं है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जल्दीबाजी में करेंगे और लॉन्ग क्वेश्चन पे समय लेंगे, ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं क्या है मेरा। क्वांटम ईएसयू मात्रक होता है। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉन का कम से कम एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। Q = n का मान 1, तो कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन। तो चलिए सबसे पहले रिलेशन देखते हैं कि चूंकि 1 कूलम = होता है 3 × 10⁻9 ESU होता है ना। 1 कूलम = इतना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। अब पूछ रहा है विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। तो क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। और यहां पे कह रहा है ईएसयू मात्रक, क्वांटक ईएसयू मात्रक। तो क्वांटक ईएसयू मात्रक का मतलब है कि आपका आवेश का न्यूनतम मान को ध्यान में रख के बनाना है। और आवेश का न्यूनतम मान 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी 1.6। तो आपको बदलना है, इसलिए 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम = क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम से कम होना चाहिए। आवेश के उत्पन्न होने का कारण है इलेक्ट्रॉन का जाना या आना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना या त्याग करना। तो कम से कम इलेक्ट्रॉन का मान पूर्णांक संख्या में कितना हो सकता है? 1। तो इतने आवेश का मान आपको ईएसयू में पूछा है। तो 1 कूलम इतना, यानी कहने का मतलब है कि अगर 1 आम का दाम 4 रुपया है तो 5 आम का दाम कितना होगा? 5 × 4। तो उसी तरह अगर 1 कूलम इतना ईएसयू के बराबर है तो इतना कूलम, तो गुना कर देंगे तो हो जाएगा 1.6 × 10⁻⁻19 और × 3 × 10⁻ESU 10⁹ तो कितना हो गया? 16×3 = 48। तो ये हो जाएगा 4.8 और ऊपर हो गया 10⁻10। तो ये जो ईएसयू में आया ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो देखेंगे अगर सिग्निफिकेंट फिगर के आधार पर इस 8 को हटा दे तो ये 8 हो जाएगा, 1 बढ़ जाएगा, यानी इसके करीबी आंसर कौन है? ए। और फाइनल आंसर क्या होगा? ए। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आप घर पे बना लीजिएगा या इसी में जोड़ लीजिएगा कि 1 स्टैट कूलम = कितना कूलम होता है। 1 स्टैट कूलम = कितना कूलम, यानी क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं यहाँ पे 1 स्टैट कूलम = कितना कूलम। ठीक है। तो कैसे बनाएंगे? तो इस तरह से, चूंकि 3 × 10⁻9 स्टेट कूलम = 1 कूलम होता है ना। तो यहां पर हो जाएगा 1 स्टैट कूलम = 1/3 और ये ऊपर ले जाएंगे तो 10⁻⁻9 हो जाएगा -9 कूलम। ठीक है। तो आइए अब इससे आगे देखते हैं और इस बार देखेंगे हम लोग क्वांटमीकरण सिद्धांत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। और अब देखेंगे हम लोग आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत पर आधारित क्वेश्चन। किस सिद्धांत पर? क्वांटमीकरण। और आपको शायद याद होगा आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत। आवेश का क्वांटमीकरण सिद्धांत क्या कहता है? आवेश के क्वांटमीकरण सिद्धांत के अनुसार किसी पदार्थ पर उत्पन्न आवेश हमेशा आवेश की मूलभूत इकाई यानी इलेक्ट्रॉन के पूर्णांकी गुणज के रूप में होता है। और उस आधार पे सूत्र आया था क्वांटमीकरण का Q = ±Ne। Q = ±Ne, जहां n पूर्णांक संख्या था और पूर्णांक संख्या का मतलब होता है पूर्ण अंक संख्या, यानी वो भिन्न में नहीं होगा। कैसे होगा? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...
और इधर -1, -2, -3, -4 हो सकता है। ये कभी भी 1.25, 3.68, 9.48 यानी कोई भी दशमलव वाली संख्या नहीं होगा। अगर n का मान दशमलव में आ गया तो हम बोलेंगे आवेश का मान संभव नहीं है। और आवेश का मान संभव कब है? जब n का मान पूर्णांक है। ठीक है, तो आइए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं आज का। निम्नलिखित में किसका अस्तित्व संभव नहीं है? यानी निम्नलिखित में कौन सा आवेश का मान संभव नहीं है, और ये हम कैसे बतलाएं कि आवेश का यह मान होगा या नहीं होगा? ये हमें बतलाने का कोई अधिकार नहीं है। ये कौन डिसाइड करेगा कि आवेश का ये मान होगा या नहीं होगा? इसको डिसाइड करने के लिए हम लोग निकालेंगे n, यानी इसको कौन डिसाइड करेगा? n। अगर n का वैल्यू पूर्णांक आता है तो बोलेंगे आवेश का मान संभव है। अगर जिस डाटा के लिए n का मान दशमलव में आ जाता है यानी पूर्णांक नहीं आता है, उसको बोलेंगे आवेश का वह मान संभव नहीं है। तो आपको पता है कि आवेश का मान निकालने के लिए हम लोग n निकालेंगे और n इक्वल टू होता है Q/E। तो अगर ये वैल्यू रखेंगे तो 10 के पावर -19 कट जाएगा और 3.2 1.6 से कट जाएगा, तो इसके लिए आ जाएगा 2। a के लिए n का मान कितना आएगा? 2, और 2 तो पूर्णांक संख्या है, तो बोलेंगे ये तो आवेश का मान संभव है। अगर इसको चर्चा करें तो 10 के पावर -19 कट जाएगा, यहां रखेंगे तो e का वैल्यू रखेंगे ना नीचे, तो ये कट जाएगा। अब बचेगा ऊपर 6.4, नीचे बचेगा 1.6, तो ये 4 बार में कट जाएगा, बिकॉज 16 चौके 64, तो ये भी मान संभव है। अगर इसको रखे तो सीधा सीधे 1 बार में कट जाएगा। अगर इसको रख के देखते हैं 2.4 गुणे 10 के पावर -19 अब आगा 1.6 गुणे 10 के पावर -19, तो ये तो कट गया, तो ये हो गया 1.5 और यहाँ पे दशमलव मान आ गया। यहाँ पे कैसा माना गया? दशमलव माना गया, तो बोलेंगे आवेश का यह मान संभव नहीं है। आवेश का यह मान संभव नहीं है, यानी कौन से मान संभव नहीं है? तो ये मान संभव नहीं, यानी इसका अस्तित्व नहीं है, यानी आवेश का यह मान नहीं हो सकता है। आप देखेंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार इस टाइप के क्वेश्चन को पूछा गया है। कभी यहाँ पे +1 तो कभी -1 कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर -1 करता तो बोलता है कितने इलेक्ट्रॉन की अधिकता होनी चाहिए, और चूंकि +1 है तो इसलिए पूछा कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए। यानी एक वस्तु पर +1 कूलम्ब आवेश होने के लिए इलेक्ट्रॉन की कमी होनी चाहिए, यानी कितना आवेश कम होगा तो ये इतना हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं आंसर। यानी आपको n निकालना है और n इक्वल टू हो जाएगा Q/E। n इक्वल टू क्या हो जाएगा? Q/E, और Q का मान कितना है? 1, और E का मान है 1.6 × 10⁻19। लिख सकते हैं, 1 में इतना से भाग देंगे तो आएगा 0.625 और गुणे 10 के पावर 19। अब इसमें से 10 एक ला देते हैं यहाँ पे, तो जाएगा 6.25 गुणे 10 के पावर 18, और इस अनुसार आपका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं कूलॉम के नियम पर भी आधारित क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद आवेश से संबंधित क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। फिर अगले क्लास से हम लोग थ्योरी को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और अब हम लोग पढ़ेंगे कूलॉम के नियम से संबंधित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। तो सबसे पहले कूलॉम का नियम जो कि विद्युत बल से संबंधित है। तो कूलॉम के नियम के लिए ये 2 बिंदु आवेश थे। अभी फिलहाल के लिए एक Q1 लिए है प्लस और एक -Q2 लिए है, तो दोनों के बीच आकर्षण होगा। अगर दोनों प्लस लेते तो ये बल की दिशा बाहर की ओर होती। ठीक है, इसका सूत्र कूलॉम के नियम का सूत्र होता है F = 1/4πε0 mod Q1 × mod Q2/r²। ये सिर्फ हवा या निर्वात के लिए। अगर इसके बीच में कोई माध्यम होता तो सूत्र हो जाता है F = 1/4πε0, यहाँ आप लिख देते εr, mod Q1 × mod Q2/r²। यहाँ क्या हो जाता? εr। कब? जब इसके बीच में कोई माध्यम होता तब।
ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आप समझते थे 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, और एप्सिलॉन नॉट का मान होता था 8.854 × 10⁻12 कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब आते हैं क्वेश्चंस पे, जो कि 2009 और 2014 एग्जाम में पूछा है और बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन था कूलम बल है, कूलम बल है 2009 और 2014 में पूछा है। केंद्रीय बल, विद्युत बल ए और बी दोनों कोई नहीं। तो जहां तक आप पढ़े हैं कूलम बल, आपको तुरंत याद पड़ेगा विद्युत बल, और बहुत सारे बच्चे विद्युत बल को ही टिक कर देते हैं, लेकिन ये गलत होगा, क्योंकि कूलम बल है तो देखिए जब दो आवेश बनाते हैं, जब भी दो आवेश बनाते हैं तो जो दूरी नापते हैं दोनों के बीच का, वो कहां से लेते हैं, दोनों के केंद्र से लेते हैं। कहां से लेते हैं, केंद्र से, इसलिए यह एक केंद्रीय बल भी होगा। कैसा बल होगा, केंद्रीय बल भी है और विद्युत बल भी है। तो यानी फाइनल आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए और बी। अब पूछता है, ये भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मुक्त आकाश की पारावैद्युतता यानी एप्सिलॉन नॉट होता है। मुक्त आकाश मतलब निर्वात या फ्री स्पेस, तो कितना होता है, देखो इसी को बोलते हैं। तो कितना बोलेंगे, 8.854 × 10⁻12। आप ये भी मात्रक लिख सकते हैं, या एक और मात्रक जो यूज होता है, आगे पढ़ेंगे हम लोग इसको, फैराड प्रति मीटर। आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे इसको, फैराड प्रति मीटर। जहां विद्युत चुंबकीय प्रेरण पढ़ेंगे हम लोग, वहां पर फैराड मात्रक आएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। फैराड पर मीटर इसलिए लिख दिए क्योंकि ये तो यहाँ देख रहे हैं आप, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, तो ये भी होगा और वो भी होगा। तो दोनों ऑप्शन, दोनों में जो भी ऑप्शन में देगा उसको आप टिक कर लेंगे। अब है क्वेश्चन कि यदि दो आवेशों के बीच की दूरी दुगनी कर दी जाए तो उनके बीच लगने वाला बल होगा। तो ये किस पे हो गया, और इस टाइप के क्वेश्चंस हम पिछले लेक्चर्स में किए हैं। F1R1² = F2R2² पे हो गया। तो चलिए डायरेक्ट इसको बनाते हैं आंसर। F2 का मान निकालना हमको, तो कर देते हैं F1 R1/R2, ये पूरा हो जाएगा होल स्क्वायर, और दूरी को क्या किया गया, दुगुना किया गया है, यानी F2 बराबर हो जाएगा F1 R1 की जगह R, तो R2 हो जाएगा 2R, अब पूरा का स्क्वायर RR कट गया, तो ये कितना हो गया, F1 1/2 का स्क्वायर, तो 1/4 यानी F1/4, यानी कितना हो जाएगा, बोलिए, दूरी दुगनी की गई है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा, F1/4 यानी 1/4 गुना कितना हो गया, यानी इसको लिख सकते हैं ना, F1 × 1/4, तो F1 की कितना गुना हो गया, 1/4 गुना। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में भी आया होगा और मजा भी आया होगा। तो इतना ऑब्जेक्टिव आज के लिए, फिर कभी मिलेंगे आपसे तो अगले टॉपिक पर आपको ऑब्जेक्टिव बताएंगे। तब तक धन्यवाद, और घर पे रहिए, पढ़ते रहिए, स्टडी कीजिए, और अगर अच्छा लगता है तो एक बार फिर कहेंगे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, उसके लिए पैसे नहीं लगते हैं। सब्सक्राइब करने से क्या फ़ायदे होंगे आपको, तो हम जो कुछ भी वीडियो अपलोड करेंगे, न्यू वीडियो, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। चलिए धन्यवाद।